हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना अगला चैप्टर जो कि पांचवा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। देखिए इस चैप्टर से बेसिकली आपके पेपर में अगर बात किया जाए अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखो यहां पर जब बात कर रहे हो मैग्नेटोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो सबसे पहले समझो कि मैग्नेट किसे कहते हैं ताकि हम इस चैप्टर में घुस सके। क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा मैग्नेट क्या होता है क्या नहीं होता है बात की चीज है। पहले चैप्टर को पकड़ने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि चुंबक आखिर कहते किसे हैं, मैग्नेट कहते किसे हैं। देखो मैग्नेट होता है जब भी कोई वस्तु अगर लौह पदार्थ को, आयरन मटेरियल को अपनी तरफ आकर्षित करे या पराकर्षित करे या धकेल दे, अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं मैग्नेट। ठीक है, क्या बोलेंगे? मैग्नेट। इसको आगे देखो हम बात करें तो हमारा पहला टॉपिक है चैप्टर से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर ए बी है, करंट कैरिंग कंडक्टर ए बी है जिस पर करंट आई जा रहा है। यह हमारा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिस पर हमारा आई करंट, यह हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है जिस पर कि हम आई करंट को ट्रेवल करा रहे हैं। ये हमारा करंट, इस पर आई करंट दौड़ रहा है। इस करंट कंडक्टर से पी पॉइंट पर हम एनालिसिस करें कि अगर हम किसी पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो कितना होगा। वो पी पॉइंट इस करंट कैरिंग कंडक्टर से एट एन एंगल थीटा है, एट एन एंगल थीटा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ आर। और इस करंट कैरिंग कंडक्टर की अपन लेंथ बात करो तो कितनी है? डेल्टा एल। हम बात करें डेल्टा एल, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा हमारा वो कितना होगा। तो हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट ही सेज कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो उस करंट कैरिंग कंडक्टर से जो करंट पास हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। उस मैग्नेटिक फील्ड के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। और उस जो एंगल, देखो यहां पर समझना है, जो एंगल थीटा है उसका साइन लोगे। अब एंगल थीटा कौन सा एंगल है? एंगल थीटा वो एंगल है जो आपका पॉइंट ऑफ एनालिसिस दैट इज पॉइंट पी किसके साथ बना रहा है? इस करंट कंडक्टिंग वायर ए बी के साथ बना रहा है। इस ए बी के साथ ये पी पॉइंट जो एंगल बनाएगा उस एंगल थीटा की बात हो रही है। उस एंगल थीटा के साइन की बात हो रही है कि वो एंगल साइन के साथ एंगल बनाएगा थीटा, तो बी डायरेक्टली बन जाएगा साइन के। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस करंट कैरिंग कंडक्टर और पॉइंट ऑफ एनालिसिस पॉइंट पी के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। क्लियर? अब अगर यहां बात करो इन सबको अगर आप कंबाइन कर देते हो मैग्नेटिक फील्ड को, कि जो भी रिलेशंस आप देख रहे हो यहां पर आई डेल्टा एल साइन थीटा आर स्क्वायर, इनको अगर कंबाइन करके लिखा जाएगा तो क्या लिख सकते हो? बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है म्यू नॉट बाई 4 पाई। एक कांस्टेंट टर्म आया बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में। अब जो यहां टर्म देख रहे हो म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहां पर म्यू नॉट जो है वो कांस्टेंट टर्म है इन एयर, यानी
परमिएबिलिटी इन एयर, ठीक है। अब ये जो म्यू नॉट बाई 4 पाई आया, इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। क्या होता है? 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, न्यूमेरिकल पर्पस से भी इंपॉर्टेंट। कभी कभी आपसे रिलेशन पूछ लेगा म्यू नॉट और 1 एप्सिलॉन नॉट में रिलेशन, देखो यही समझ लोगे, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। आपने पढ़ा है, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने आपको पढ़ाया, वहां मैंने आपको बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है। देखो आपने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपने पढ़ी थी 9 इंटू 10 टू द पावर 9। आपने यहां पढ़ा म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू पढ़ ली 10 टू द पावर -7। इन दोनों रिलेशंस को अगर कंपेयर किया जाए तो अपन रिलेशन निकाल लेंगे किसका? एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट की। तो आप देख सकते हो 1/4 पाई यहां है, 1/4 पाई यहां है, यहां से एक रिलेशन निकाल लेते हो। देखो यहां से अगर देखें तो यहां से अपन कह सकते हो कि 1/4 पाई इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? यहां से आप कह सकते हो कि 1/4 पाई इक्वल्स टू 10 टू द पावर -7 बाई म्यू। ये भी 1/4 पाई है, ये भी 1/4 पाई है। दैट मीन्स ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। इन दोनों को इक्वल कर दीजिए तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 10 टू द पावर -7 अपॉन म्यू नॉट। यहां से आ गया एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट बराबर 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9, या फिर 1/9 इंटू, देखो ये 7 नीचे आएगा तो +7 हो जाएगा, 9 और 7 क्या हो जाएगा? 16। ये हो जाएगा 10 टू द पावर 16। ये म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के मल्टीपल का है। तो इस यहां से आप एक रिलेशन निकाल सकते हो। क्या आप यहां से कह सकते हो कि 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 16 के बराबर होगी। 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू द पावर 16 के इक्वल होगी। क्लियर है? ये रिलेशन भी कभी आपसे पूछा जा सकता है। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं अपन। अगला टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब अपने क्या किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया जिसकी लेंथ L है, इसी मैग्नेटिक फील्ड B में रख दिया। हमने क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड B में अपन ने एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस कर दिया जिसकी लेंथ कितनी है? L है। दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर इस कंडक्टर को रखा गया तो उस पर एक फोर्स लगेगा, दैट इज F। अब ये F फोर्स किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, इसकी चर्चा करो। देखो ये F फोर्स किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। ये F फोर्स डिपेंड कर रहा है इस पर लगने वाले वैद्युत क्षेत्र, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, उस करंट में, कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट पर, दैट इज I, उस करंट कैरिंग कंडक्टर के लेंथ L पर, और वो कितने एंगल पर कंडक्टर रखा गया है, एट व्हाट एंगल दैट कंडक्टर इज प्लेस्ड, दैट इज साइन थीटा। यानी कि अपन कह सकते हो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मैग्नेटिक फील्ड के, दैट इज B, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द चार्ज करंट कंडक्टर, length of the conductor and sine of the angle of the inclination of the conductor, that is sin theta। इन चारों को अगर आप कंबाइन कर दो तो फोर्स की रिलेशन आती है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BIL sin थीटा।
अब जो प्रोपोर्शनलिटी साइन आया, आप यहां प्रोपोर्शनलिटी साइन देख रहे हो, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब आप हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है के, दैट इज BIL साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके पेपर में। देखिए अगर मैं पुराने पेपर के एनालिसिस देखूं तो इस चैप्टर से बहुत ही मिनिमम क्वेश्चन आया, किसी बार एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि रिलेशन पूछा है, डिफरेंस पूछा है, उसको हम अभी देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा गया। लेकिन इनके आने की प्रोबेबिलिटी है, इसलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं इस क्रैश कोर्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व और लौह चुंबकत्व का तुलनात्मक अध्ययन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक के भी डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व और लौह चुंबकत्व के डिफरेंस रिलेशन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो पहला देखिए, हम देख रहे हैं पहला टॉपिक क्या कि प्रतिचुंबकत्व जो होता है ठोस, द्रव तथा गैसों में होता है। प्रतिचुंबकत्व कहां होता है? ठोस, द्रव तथा गैसों में होता है। अनुचुंबकत्व भी हमारा ठोस, द्रव तथा गैस में होता है। लेकिन जब अपन लौह चुंबकत्व की बात करते हैं वो केवल क्रिस्टलीय ठोसों में होता है। कहां होता है? लौह चुंबकत्व केवल क्रिस्टलीय ठोस में होता है। कहां होता है? क्रिस्टलीय ठोस में लौह चुंबक। देखिए ये क्वेश्चन आपका दीर्घ उत्तरी में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व और लौह चुंबकत्व का तुलनात्मक अध्ययन। क्लियर? पहला टॉपिक क्लियर है। चलिए दूसरा डिफरेंस देखते हैं कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या सम होती है। इन प्रतिचुंबकत्व में जो परमाणु हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? सम होती है। और परमाणु में अस्थाई चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता है। इंपॉर्टेंट कि जो हमारा प्रतिचुंबकत्व है उसमें चुंबकीय आघूर्ण अस्थाई नहीं होता है। ठीक है, जब अपन अनुचुंबकत्व की बात कर रहे हो तो देखो इसमें जो होता है नेट आघूर्ण या चुंबकन शून्य होता है। अनुचुंबकत्व में जब अपन चर्चा करते हैं अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है। यहां क्या था? इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है तथा परमाणु में अस्थाई चुंबकीय आघूर्ण होता है। चुंबकीय आघूर्ण कैसा होता है? अस्थाई होता है। अनुचुंबकत्व में, प्रतिचुंबकत्व में क्या होता है? अस्थाई होता है, अस्थाई नहीं होता है। अपन चर्चा करें लौह चुंबकत्व में तो क्या कह रहे हो? देखो परमाणु में अस्थाई चुंबकीय आघूर्ण होता है तथा डोमेनों के रूप में व्यवस्थित होता है। यानी लौह चुंबकत्व जैसे कि यह कोई आपका बार है, मैग्नेटिक बार, तो लौह चुंबकत्व में जो डोमेन होते हैं जो हमारे इस तरीके से बैलेंस्ड होते हैं, अस्थाई होते हैं और उनका एक डोमेन होता है जिस रूप से वो व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, इसलिए जो नेट चुंबकन आता है क्या होता है? शून्य हो जाता है। नेट चुंबकन जो होता है वो शून्य हो जाता है। तीसरा, अपन तीसरा बात करें यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है प्रतिचुंबकत्व में वो थोड़ा प्रतिकर्षित होता है, थोड़ा सा प्रतिकर्षित होता है। वहीं जब अनुचुंबकत्व में बात करोगे तो ये आकर्षित होता है। कैसा होता है? यहां पर प्रतिचुंबकन में प्रतिकर्षित होता है, अनुचुंबकत्व में आकर्षित होता है और वहीं लौह चुंबकत्व में दृढ़ता से आकर्षित होता है। यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां पर क्या? थोड़ा प्रतिकर्षित, थोड़ा आकर्षित। लेकिन जब लौह चुंबकत्व की बात करो दृढ़ता से आकर्षित होता है लौह चुंबकत्व में। क्लियर? नेक्स्ट देखिए चौथा डिफरेंस क्या कह रहा है? इन पदार्थों को चुंबकन क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकन आता है। बहुत हल्का सा मैग्नेटिक इफेक्ट चुंबकन देखने को मिलेगा। किसमें? प्रतिचुंबकत्व में। ध्यान रखिए क्या कह रहा है? प्रतिचुंबकत्व में अगर किसी पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखा जाए
तो वहां पर बहुत हल्का सा चुंबकन देखने को मिलता है, बहुत एक छीड़ चुंबकन देखने को मिलता है। यहां पर क्षेत्र की दिशा में एक छीड़ चुंबकन देखने को मिलता है, यहां विपरीत दिशा में देखने को मिलता है। वहीं जब इसकी बात कर रहे हो लौ चुंबकत्व की, तो क्या कह रहा है, क्षेत्र लिखने पर क्षेत्र की दिशा में बहुत अधिक प्रबल चुंबकन देखने को मिलता है, क्षेत्र की दिशा में अधिक प्रबल चुंबकन देखने को मिलता है लौ चुंबकत्व में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रतिचुंबकत्व। अगला डिफरेंस क्या कह रहा है, चुंबकन क्षेत्र के हटा लेने पर इनका चुंबकन समाप्त। भाई बहुत हल्का सा चुंबकत्व देखने को अपन को मिल रहा है, जब अपन चुंबकन क्षेत्र में रखना किसमें, प्रतिचुंबकत्व और अनुचुंबकत्व में। तो यहां पर जैसे ही हम रिमूव करते हैं, उसे हटा रहे हैं, हमारा चुंबकन क्या हो रहा है, समाप्त हो जा रहा है। अनुचुंबकन में बात करें तो यहां पर भी समाप्त हो जाता है, लेकिन लौ चुंबकत्व में दृढ़ता के साथ एक प्रबल चुंबकन आता है, इसलिए हटाने पर इनका चुंबकन समाप्त नहीं होता है। कहीं पर भी अपना चुंबकन समाप्त नहीं होगा जब अपन बात करें लौ चुंबकन में, क्योंकि वहां जो चुंबकन आता है वो क्या आता है, मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, देखने को बहुत हाई मिलता है, दृढ़ता के साथ मिलता है। अगला देखिएगा, असमान चुंबकीय क्षेत्र में कम तीव्रता वाले भाग की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। देखो प्रतिचुंबकन में जब अपन बात कर रहे हो तो आप कह रहे हो कि असमान चुंबकीय क्षेत्र में कम तीव्रता वाले भाग की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। वहां जाएगा जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसमें जब आप मटेरियल को रखोगे, अगर वो प्रतिचुंबकत्व है तो उस तरफ भागेगा जहां पर तीव्रता क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वहां मैग्नेटिक फील्ड कम है, वहां आसानी से मूव कर सकता है। जब अपन बात करते हैं अनुचुंबकत्व में, असमान चुंबकीय क्षेत्र में अधिक तीव्रता वाले, क्या बोला, अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर जाने, लेकिन जब अपन लौ चुंबकीय की बात कर रहे हो, आप लौ चुंबकन में कह रहे हो, क्या कह रहे हो, असमान चुंबकीय क्षेत्र में अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर प्रबल विस्थापित होने की प्रवृत्ति होती है। यहां जा रहा है लेकिन ऐसा नहीं हटाते ही तो वापस आ जाएगा, यहां पर यह विस्थापित हो जा रहा है दृढ़ता के साथ प्रबल तरीके से। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, सातवां पॉइंट, सातवां डिफरेंस अपन देखेंगे, चुंबकन कम तथा ऋणात्मक है, चुंबकन क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतीक चुंबकत्व की बात करें, ठीक है, जब अनुचुंबकत्व की बात कर रहे हो तो चुंबकन हमारा कम तथा धनात्मक होता है। यहां क्या था, ऋणात्मक, यहां क्या था, धनात्मक, और H के अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन जब आप लौ चुंबकत्व की चर्चा कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, चुंबकन बहुत अधिक तथा धनात्मक है, I तथा H के मध्य ग्राफ रेखीय नहीं होता है। I तथा H के बीच का ग्राफ जो होता है वो रेखीय नहीं होता है, वो कुछ इस तरीके का ग्राफ देखने को अपन को मिलता है, कुछ इस तरीके का ग्राफ अपन को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डिफरेंस आठवां, चुंबकीय प्रवृत्ति जाई कम तथा ऋणात्मक है, जाई ताप पर निर्भर नहीं करता है। जब प्रतिचुंबकत्व की बात कर रहे हो तो ताप पर निर्भर नहीं करता है, वहीं अनुचुंबकत्व और लौ चुंबकत्व में चुंबकीय प्रवृत्ति जाई टेम्परेचर पर निर्भर करती है। कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, जिसे बोलते हो आप क्या, आप बोलते हो क्यूरी नियम। क्या बोलते हो, क्यूरी नियम। क्लियर है। ये सारे डिफरेंसेस आपको ध्यान रखने हैं, ठीक, ताप बढ़ाने पर क्या डिफरेंस आएगा और कैसे कैसे आएगा चीजें, इस सब की चर्चा करेंगे। क्लियर है। इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है टॉपिक आपसे कि प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व तथा लौ चुंबकत्व का तुलनात्मक अध्ययन करिए। क्लियर है, ये टॉपिक यही क्लियर होता है। चलिए अगले चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे आगे की चीजों को। धन्यवाद, थैंक यू।